बच्चों, तो आज आपको फिर यहाँ पे जो है न्यू ब्राइट वे में आपको फिजिक्स आज इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर 11th क्लास का तीसरा लेक्चर, जिसका लेक्चर का नाम है एक सरल रेखा में गति। सरल रेखा की गति मतलब वो वन विमीय मोशन यानी वन विमीय गति, या फिर इंग्लिश में इसको वन डायमेंशनल मोशन के नाम से जानते हैं। सरल रेखा में गति का मतलब एक सीधी रेखा में गति। जब कोई भी वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है तो उससे संबंधित क्या क्या कंडीशंस हैं और कौन कौन सी डेफिनेशन और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आज उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन समझेंगे। और ये आज ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको समस्त वो चीज़ें बताएंगे जो इसके लिए आवश्यक है। आपको इसमें ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका इंट्रोडक्शन में कि ये जो सरल रेखा में गति वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन जो है ये किस फिजिक्स का पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि ये यांत्रिकी, जो हमारी सबसे पुरानी फिजिक्स है, यांत्रिकी यानी कि उसको मैकेनिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। तो इसे सबसे पहले हम समझते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी फिजिक्स का पार्ट है। और वन डायमेंशनल मोशन में मैकेनिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स के विषय में जानेंगे यहाँ पे। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, 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 मैकेनिक्स। ये अब यांत्रिकी क्या है, इसमें जब कोई भी वस्तु है या कोई बॉडी है या कोई पिंड है, उस पर जब, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई बॉडी है, अब इस पर जब हम कोई बल अप्लाई करते हैं, जब इस पर कोई भी बल अप्लाई किया जाता है, तो जब अप्लाई बल करेंगे तो इस पर क्या होगा, यदि इस बॉडी के द्रव्यमान की तुलना में ये बल हमारा अधिक है तो इसमें निश्चित रूप से गति उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी। तो इसमें जब गति उत्पन्न होगी तो यहाँ पे यांत्रिकी मैकेनिक्स में किसी भी वस्तु या बॉडी पे लगाया गया बल और उसमें उत्पन्न होने वाली गति, दोनों के आपस में क्या संबंध है, तो उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी हमारी क्या है कि किसी वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या पिंड, पिंड मतलब हमारी कोई बॉडी है, पर लगाया गया बल, बल मतलब फोर्स, लगाया गया बल तथा उसमें उत्पन्न गति, गति को ही हम लोग मोशन कहते हैं। उत्पन्न गति के संबंध मतलब जो रिलेशन होती है इसमें का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बस हमें जब भी इसकी कोई डेफिनेशन पूछे या कोई आपसे पूछता है कि मैकेनिक्स क्या है, उसको परिभाषित करिए बहुत सटीक और शॉर्ट शब्दों में, तो हमें यही बताना है कि कोई वस्तु या पिंड पे जब हम कोई बल आरोपित करते हैं तो उसमें गति उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दोनों का अध्ययन किया जाता है कि जो बल लगाया है उसमें जो गति उत्पन्न हुई है या नहीं उत्पन्न हुई है, तो उसके जो संबंध है आपस में, उसी का अध्ययन करते हैं, उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैकेनिक्स की एक नहीं दो शाखाएं होती हैं। तो यहाँ पे फिर मैकेनिक्स की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो मैकेनिक्स में कुल दो शाखाएं हैं। एक पहली है जिसे हम कहते हैं स्थैतिकी, स्थैतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। और दूसरी इसकी शाखा है वो होती है गतिकी, गतिकी को इंग्लिश में बोला जाता है
मिक्स। तो डायनामिक्स और स्थितिकी, ये दो यांत्रिकी की मुख्य शाखाएं हैं। तो यांत्रिकी की कुल कितनी शाखाएं हैं इस पे बात आती है। तो यांत्रिकी की कुल दो शाखाएं हैं, एक स्थैतिकी और दूसरी गतिकी। अब स्थैतिकी मतलब स्थिर। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसके यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो भी निकल आता है। जहाँ पर या जिस फिजिक्स में जब हम स्थिर वस्तुओं का स्थिर वस्तुओं का अध्ययन मतलब स्टडी, जब हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम स्थैतिकी या स्टैटिक्स कहते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि स्थिर वस्तुओं का अध्ययन यानी स्थैतिकी में समय को महत्व नहीं दिया जाता है। समय यानी जो टाइम है, क्योंकि वो वस्तु तो ऑलरेडी स्थिर है, तो समय को महत्व नहीं दिया जाता है और जो केवल उसकी पोजीशन को देखता है, क्योंकि वो टाइम के साथ कोई परिवर्तन तो उसमें हो ही नहीं रहा है। लेकिन जो गतिकी है, गतिकी में ऑलरेडी दो ब्रांचें बन जाती हैं, एक तो गतिकी खुद और एक इसी में बनती है, उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध गतिकी। दोनों को आपको यहाँ पे हम बहुत क्लियर शब्दों में समझा रहे हैं, शुद्ध गतिकी। तो शुद्ध गतिकी को हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं, शुद्ध गतिकी काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स ये शुद्ध गतिकी है और एक डायनामिक्स जो आपकी गतिकी है। अब दोनों की परिभाषाएं देखिए। ये जो गतिकी है, यहाँ पे गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। गतिमान वस्तुओं का अध्ययन। तो यहाँ पे हम गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और साथ में ही ये गति उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन करते हैं। गति उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, गतिमान वस्तुओं का और गति के कारण क्या है कि जिसकी वजह से गति उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को देखते हैं। ऐसे ही स्थैतिकी में स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, साथ में स्थिर होने के कारण भी पता करते हैं कि आखिर ये स्थिर क्यों है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो स्थिर वस्तुओं का अध्ययन, साथ में स्थिर होने के कारण। लेकिन जो शुद्ध गतिकी है, शुद्ध गतिकी में केवल और केवल हम लोग उसके गति का अध्ययन करते हैं। केवल वस्तु की गति यानी कि उसका मोशन, जो मूविंग बॉडी है, मोशन का अध्ययन करते हैं। केवल उसकी गति का अध्ययन करते हैं, ना कि उसके कारणों का, ना कि गति उत्पन्न करने के कारणों का। तो यहाँ पे गति उत्पन्न होने के कारणों का नहीं किया जाता है, इसका नहीं करते हैं। कारण क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। केवल हम गति का जब अध्ययन करेंगे तो उसे हम शुद्ध गतिकी काइनेमैटिक्स बोलते हैं। और जहाँ पे किसी वस्तु की गति और उसके उत्पन्न करने के कारण दोनों का अध्ययन करेंगे तो ऐसी वस्तुएं डायनामिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। और स्थैतिकी में वो आती हैं जो उसमें स्थिर वस्तुएं, स्थिर होने का कारण, स्थिर क्यों है उसका कारण क्या है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यांत्रिकी क्या होती है, स्थैतिकी क्या होती है और गतिकी क्या होती है, और गतिकी की ही एक ब्रांच है शुद्ध गतिकी काइनेमैटिक्स क्या होती है। अब इसके बाद में हम लोग ठीक इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यांत्रिकी और यांत्रिकी की जो शाखाएं थीं उनको हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सही से समझ लिया है। इसके अतिरिक्त हमें इसमें अब कोई और चीज़ समझने की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन इतना ये पर्याप्त है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र
तो निर्देश तंत्र क्या है, अब हम लोग उसको जानेंगे। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र इंग्लिश होती है इसकी फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो ये जब कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो उसकी गति का पता हम किसी न किसी के सापेक्ष करते हैं। तो जिस के अंतर्गत हम पता करते हैं कि ये वस्तु गतिमान है या नहीं है, तो उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र कहा जाता है। निर्देश तंत्र ये देखिए, निर्देश तंत्र जैसे ये है, कोई वस्तु एक दिशा में गति कर रही है तो एक्स अक्ष केवल, दो दिशाओं में गतिमान है तो उसके लिए वाई अक्ष, और यदि तीनों दिशाओं में गतिमान है तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाते हैं। अब ये एक तंत्र होता है, इसी तंत्र के अंतर्गत हम किसी वस्तु की पोजीशन और गति का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र क्या होता है, तो निर्देश तंत्र के विषय में यदि हम जाने तो निर्देश तंत्र यही है कि किसी भी वस्तु मतलब जो उसका हमारा ऑब्जेक्ट है, किसी भी वस्तु तथा उसकी गति की स्थिति जिसके सापेक्ष पता लगाते हैं उसे हम जो है निर्देश तंत्र कहते हैं, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। वही हमारा निर्देश तंत्र है, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसी भी वस्तु तथा उसकी गति का पता। अब जैसे कोई वस्तु यहाँ पे है, अब ये वस्तु विरामावस्था में या गति की अवस्था में है, तो इसको हम यहाँ से एक्स अक्ष से देखेंगे और वाई अक्ष से देखेंगे। अब टाइम के साथ, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहीं की यहीं है, तो ये स्थिर है। और गतिमान है तो समय के साथ ये इधर या उधर मूव करेगी। मान लो यहाँ पे मूव करके आ गई, बी पोजीशन पे आ गई, तो देखिए एक्स के सापेक्ष भी इसमें अंतर आया ये, और वाई के सापेक्ष भी इसमें ये अंतर आया। तो इससे इसकी पोजीशन डिसाइड होती है। और गतिमान है तो किस दिशा में गतिमान है, कितनी चाल से गतिमान है, इसको इसी के सापेक्ष रख के हम पता लगाते हैं। अब बात यहीं पे आ गई कि वस्तुएं हमारी ऑलरेडी दो प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए निर्देश तंत्र भी हमारा दो प्रकार का हो जाता है। एक, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं या तो वो स्थिर हैं या फिर गतिमान हैं, तो स्थिर वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र बनाया गया है, और जबकि गतिमान वस्तुओं का पता लगाने के लिए एक जो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो उस आधार पे ये दो प्रकार का हो जाता है। एक है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यानी कि ये स्थिर वस्तुओं के लिए, जो हमारी वस्तुएं स्थिर है, स्थिर वस्तुओं के लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और गतिमान वस्तुओं के लिए जो है आपका वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी ये नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये अजड़त्वीय है। ये किसके लिए है, ये गतिमान वस्तुओं के लिए। इससे जो गतिमान वस्तुएं होती हैं हम लोग उनका पता लगाते हैं। तो ये हमारा गतिमान वस्तुओं के लिए, गतिमान वस्तुओं के लिए। अब यहाँ पे एक जो विशेष चीज ध्यान देने वाली है वो ये है, उसको नोट कर लीजिए। जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एक तो ये स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करता है, जिसे हम स्थिर वस्तु यानी रेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है, रेस्ट ऑब्जेक्ट प्लस एक चीज और इसमें आती है जो समान गति से चल रहा है, यानी एक समान गति
एक समान गति। एक समान गति, तो एक समान गति को हम लोग नियत गति भी कहते हैं। हिंदी में इसका दूसरा नाम है नियत गति। इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, तो कांस्टेंट मोशन, तो ये इसके नाम है। या फिर यूनिफॉर्म मोशन, इंग्लिश में भी दो नाम है, एक है इसका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो ये रेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ये आपकी विराम वस्तुएं, वो कि विरामावस्था में क्यों है वो, और साथ में वो एक समान गति से चल रही है, तो भी उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के द्वारा ही देखा जाता है। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में गतिमान वस्तुएं, एक तो गतिमान वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं, और गतिमान वस्तुएं इसके मतलब इसमें जो है त्वरण होता है, तो इन वस्तुओं में त्वरण पाया जाता है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तुएं ली जाती हैं उनमें त्वरण एक्सेलरेशन पाया जाता है, जबकि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो आपका शून्य होता है, यानी इसमें 0 होता है और इसमें एक्सेलरेशन जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसके ठीक आगे चलते हैं। ये भी हमने जान लिया कि ये दो टाइप का होता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो आप इसको पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जानने के बाद हम इसमें ये जान लेंगे कि स्थिर वस्तुएं कौन सी होती हैं और गतिमान वस्तुएं कौन सी होती हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत संक्षेप में इसको देख लीजिए शॉर्टकट में। स्थिर वस्तुएं, स्थिर वस्तुएं किसे कहा जाता है, यानी ये रेस्ट ऑब्जेक्ट। रेस्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या है रेस्ट ऑब्जेक्ट, एक नंबर। और दूसरे नंबर पे गतिमान वस्तुएं। तो गतिमान वस्तुएं, कौन सी वस्तुओं को हम गतिमान कहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से हैं, इनको हम जानते हैं यहाँ पे। अब देखिए, समय के साथ ये कोई वस्तु है, यदि उसमें समय के साथ कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, अभी देखें कि पेड़ है यहाँ खड़ा है, 10 दिन के बाद आए फिर देख रहे हैं उसको वहीं खड़ा हुआ है, या मकान है जहाँ पे खड़ा है वहीं रह रहा है, समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी समस्त चीज़ों को हम लोग रेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ स्थिति मतलब पोजीशन, समय के साथ उसकी पोजीशन में नो चेंज, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी सभी वस्तुओं को स्थिर वस्तुएं कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, उदाहरण के लिए एक आपका हो गया ये, उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें आप पेड़ कह सकते हैं, पेड़ जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहता है। दूसरे आप मकान कह सकते हैं, उसमें भी कोई पोजीशन, रखी हुई चेयर, भाई जब तक उसको कोई चेंज नहीं करता। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समय के साथ स्थिति में यदि नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो निश्चित रूप से वो स्थिर वस्तु है। इसको ठीक उसी से कोरिलेट कर लीजिए। यदि समय के साथ परिवर्तन हो, यदि वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो, तो उसे गतिमान वस्तु कहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, चलता हुआ पंखा, जैसे चलता हुआ पंखा हो गया। बहता हुआ जल, जबकि स्थिर जल उसमें आ जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं हमारी स्थिर होती हैं और कौन सी गतिमान होती हैं। तो इसमें टाइम न वेस्ट करके सीधे आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसमें समझ गए होंगे। अब आगे इसके बाद में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है।
बिंदु वस्तु किसे कहते हैं? ये भी एक छोटा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बड़े महत्व की होती हैं, इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु की इंग्लिश होती है पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। अब कोई वस्तु है, किसी वस्तु की लंबाई यदि उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो ऐसी समस्त वस्तुओं को बिंदु ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, जितनी जरूरत भर की है उतना हम लिखे दे रहे हैं। यदि किसी वस्तु की लंबाई, लंबाई मतलब उसकी लेंथ, यदि किसी वस्तु की लंबाई यदि उसके द्वारा चली गई दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कि तुलना में यदि बहुत कम है, बहुत कम है, तो ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग बिंदु वस्तु कहते हैं। यदि किसी वस्तु की लंबाई उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो ऐसी सभी वस्तुएं बिंदु वस्तु हैं। जैसे कार, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, उदाहरण के लिए इसमें कार ले लीजिए। अब कार की लंबाई कितनी होती है? कार की लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, 10 या 15 फीट। तो कार हो गई, और चलती कितनी है? वो अपने लाइफ में कितना कवर करती? करोड़ों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर चलती है। तो कार भी हमारी यहाँ पे एक बिंदु वस्तु हो गई। मनुष्य खुद एक बिंदु वस्तु हो गया, 5-6 फीट का होता है लेकिन चलता ही तो रहता है, तो ये भी बिंदु वस्तु में आ गया। गेंद हमारी बिंदु वस्तु हो गई, क्योंकि एक छोटी सी गेंद मैदान में हमेशा दौड़ती रहती है, तो अपनी साइज से वो बहुत सारी दूरी चल लेती है। तो ऐसी सभी वस्तुओं को बिंदु वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए तो आगे देखिए, इसमें उसके बाद में ये चीज़ जानने के बाद अब जो इसमें है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो इसमें आपसे पूछा जाता है अक्सर कि दूरी और विस्थापन दोनों में क्या अंतर है, इसमें अंतर करने के लिए आता है, और ये आपका इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक है। तो हम यहाँ पे अब दोनों को एक कंपेयरिंग स्टडी के माध्यम से बता दे रहे हैं। एक साइड में हम इधर दूरी को डिफाइन करेंगे, दूरी यानी कि डिस्टेंस को बताएंगे कि डिस्टेंस क्या है, और दूसरी साइड में विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनके विषय में जानेंगे कि ये क्या होता है, और इसमें अंतर लिखने के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है। अब इसमें एक चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी है, वो ये है कि दूरी को आप कैपिटल डी से डिनोट कर लीजिए और विस्थापन को स्मॉल डी से, क्योंकि दोनों ही डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए हमने लिखने में भी स्मॉल डी और कैपिटल डी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसमें दूरी क्या है, अब यहाँ पे इसको सिंपल डिफाइन करिए। तो किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, या एकांक समय हटा लीजिए यहाँ पे, तो समयांतराल कर लीजिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल, तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी दूरी है d, उसको d से डिनोट कर रखा है, तो d बराबर पाथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। कहने का मतलब, या फिर हिंदी में कहें तो रास्ते की जो लंबाई है
जो व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है उसी को ही हम लोग दूरी बोल देते हैं, यही हमारी दूरी हो जाती है। अब विस्थापन क्या है, तो इसको एक फिगर के माध्यम से समझिए। कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा हुआ है, चलेगा तो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, ऐसे ऐसे ये चलता हुआ घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ तक ये पहुँच गया है तो इसने चलना कहाँ से शुरू किया था, ए से, पहुँचा कहाँ पे है, बी से। तो जितनी ये लंबाई इसने तय की है, जो रास्ते की लंबाई है, जितनी भी इसने तय की है ये वाली, ये सब घूमता हुआ आया है, ये सब तो इसकी दूरी हो गई। ये पूरा रास्ता जितना लंबा है, रास्ते की लंबाई इसकी दूरी हो गई। अब विस्थापन इसमें क्या है, कहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ पे पहुँचा है, बस उसके बीच की दूरी को देखता है। बीच में ये कहाँ कहाँ घूमा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो ये डॉट लाइन से हमने दिखा रखा है यही आपका डी यानी कि विस्थापन है। विस्थापन केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये इसका विस्थापन है, जबकि ये समस्त चली गई दूरी है। तो इसको परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में या समयांतराल में तय की गई एक निश्चित दिशा यानी ये इसमें ध्यान देना है, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का ध्यान दिया जाता है। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई एक निश्चित दिशा में दूरी है, ये दूरी ही को विस्थापन कहते हैं, इसी को विस्थापन कहा जाता है। या हम इसको दूसरे तरीके से कहें, ये दिशा पर निर्भर होता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे सूक्ष्मतम दूरी, सबसे सूक्ष्मतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ए और बी के बीच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके सिंपल यही है। अब मात्रक देखेंगे तो दोनों के मात्रक समान हैं। यदि हम इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक जो है, इसको लंबाई है तो लंबाई को हम कहाँ से मापेंगे, एसआई या एमकेएस में देखें तो इसका मात्रक मीटर ही होगा, मीटर को स्मॉल एम। सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे इसका मात्रक देखें तो इसका भी मात्रक जो है विस्थापन का, वो हमारा एमकेएस या एसआई में तो मीटर ही होगा, या फिर कुछ अन्य से मापेंगे तो वो हो जाएगा। मात्रक दोनों के सेम है, बीमा इनकी सेम रहती है। बीमा इसकी निकालेंगे क्योंकि बीमा डायमेंशन तो मात्रक से आती है, तो वो भी इसकी M0 LT0 ये रहेगी। ऐसे इसकी बीमा निकालेंगे तो इसमें विस्थापन की जो बीमा आएगी वो M द्रव्यमान तो इसमें है नहीं, L है, लंबाई है, T समय पे ध्यान नहीं दिया गया इसलिए ये इसकी बीमा आ जाएगी। अब इसमें इसकी प्रकृति लिखें कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा। तो इसका जो नेचर होता है वो सदिश है, मतलब ये आपकी अदिश है, तो ये दिशा पे निर्भर नहीं करती है, अदिश राशि। तो दूरी कैसी राशि है, अदिश मतलब ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि बीमा जो है, बीमा की जो विस्थापन है, इसकी प्रकृति देखें, इसका जो नेचर है वो आपका सदिश है। और सदिश को मतलब जो दिशा के साथ देखा जाए, जिसमें दिशा हो तो उसे वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, ये वेक्टर राशि है। अब यहाँ पे एक दो और अंतर हैं जो मेन आपसे पूछ दिए जाते हैं। ये दूरी जो है वो इसके नोट पॉइंट में लिख लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूरी हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। बस शून्य हो जाएगा तो बस तो इसके मतलब चली नहीं है, वो तो रेस्ट में है, वो तो बिना अवस्था में है, तो शून्य तो वही हमेशा पॉजिटिव होती है। साथ ही ये हमेशा जो पॉजिटिव है, इसके मतलब जो डिस्टेंस है हमारी,
ये ग्रेटर देन जीरो रहती है, ग्रेटर देन जीरो रहती है, क्योंकि ये शून्य से हमेशा बड़ी ही होगी, तभी पॉजिटिव होगी। और ये जो दूरी है ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकती है या फिर शून्य से छोटी नहीं हो सकती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेस आर इक्वल नहीं हो सकती ये भी। अब इधर चले आए, यदि इसके लिए देखें विस्थापन के लिए, तो इसमें विशेष चीज़ क्या है कि जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ये तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव किस केस में होगा, यानी विस्थापन हमारा यदि ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव, विस्थापन हमारा यदि लेस देन जीरो है तो निगेटिव, और विस्थापन हमारा जीरो के बराबर है तो उस समय शून्य हो जाता है। आप इसको समझना चाहें तो एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कब जीरो होगा, कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। ये जान लीजिए एक मंजिला इमारत है, इसके ऊपर ये कोई बालक खड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये दूसरी सीढ़ी के माध्यम से ये टावर है, इसके ऊपर ये लंबाई 10 मीटर की है, ये लंबाई मान लेते हैं 15 मीटर है। अब ये व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ता है, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक आया तो यहाँ तो ये खड़ा ही था, तो 10 मीटर इसके द्वारा कितना रास्ता तय किया गया, 10 मीटर। लेकिन इसके बाद में ये क्या करता है, जंप मार देता है नीचे और ये चला आता है फट से यहाँ तक। तो जितना खड़ा था यहाँ तक पहले गया, तो पहले जो ये दूरी तय की ये तो 15 प्लस वाली है, यहाँ तक आते आते जो अपनी उसी पोजीशन में फिर से लौट के आ गया, तो यहाँ पे तो ये तो इसका विस्थापन जो है 15 है और यहाँ पे विस्थापन इसका 0 हो जाता है। उसके बाद अब ये नीचे तय करना शुरू करता है, जहाँ पे था यहाँ तक पहुँच गया, तो उस समय इसकी दूरी जो है वो लेस देन हो जाती है, लेस देन जीरो, यानी कि यही निगेटिव हो जाती है। तो ये कंडीशन है इसमें, इसको समझने की। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपने समझ ली होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी से ठीक दूरी और विस्थापन से ही संबंधित होता है आपकी चाल और वेग, क्योंकि चाल का संबंध दूरी से और विस्थापन का संबंध वेग से, या फिर वेग जो है वो विस्थापन से संबंधित है। तो उम्मीद करिए इसमें इसको भी समझते हैं क्या होता है ये। तो यहाँ पे चाल और वेग, यानी कि स्पीड और वेग, वेलोसिटी, दोनों में क्या मुख्य अंतर है या क्या इनमें सिमिलरिटी है और क्या इनमें भिन्नताएं हैं, उन दोनों को जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फिर इसकी हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन में ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है। यहाँ पे लिखेंगे चाल यानी कि स्पीड, और स्पीड को हम एस से भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके लिए जो वेग होता है, वेग को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी, और ये डिफाइन बाई बी से लिखी जाती है। अब सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें कि चाल की परिभाषा क्या है। उसके लिए एक सिंपल सूत्र याद रखिए जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहला तो एस इज इक्वल टू, मतलब चाल बराबर, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो चाल होती है वो बराबर होती है दूरी बटे समय। तो कोई व्यक्ति कितनी दूरी तय किया और उसमें टाइम कितना लगा उससे भाग कर दीजिए तो वो चाल प्राप्त हो जाती है, स्पीड मिल जाती है। इसी को जो फार्मूलेटेड रूप में लिखा जाता है फार्मूला की फॉर्म में, तो चाल को स्पीड है एस इज इक्वल टू दूरी को हमने देखा था डी और टाइम को टी, तो ये इसका एक सिंपल फार्मूला आता है जो मैथ में भी अप्लाई होता है। अब वेग के लिए लिखें तो वेग, आपका वेग अभी हमने कहा था इसका संबंध विस्थापन से है, तो ये आपका विस्थापन अपॉन समय होता है। तो वेग विस्थापन अपॉन समय, शॉर्टकट में इसको थोड़ा डिफाइन करें तो इसको छोटा डी अपॉन टी, अभी ये आपको मैं बता, ये हो जाएगा। अब इसका मात्रक यदि निकालें तो दूरी को काहे से मापोगे, मीटर से माप सकते हो, समय को आप सेकंड से, चलिए एमकेएस लगा दीजिए, एसआई लगा लीजिए, तो ये हो गया, या सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही विस्थापन को देखेंगे तो ये आपका मीटर में हो गया, समय को देखेंगे इसका मात्रक क्या है तो ये आपका सेकंड में हो गया। जब इसको बढ़ा के हम लिखते हैं तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1, शॉर्टकट में लिखते हैं तो ये बिंदी लगा देते हैं। या इस तरीके से नोटेशन में लिखेंगे
तो ये m, क्योंकि मीटर के लिए m स्मॉल m और सेकेंड के लिए s ऊपर गया तो -1, तो ये हो जाता है। तो ये इसके मात्रक हैं, दोनों के मात्रक समान है, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा क्या है कि इसमें दूरी ली गई है जो एक सदिश है, इसमें विस्थापन लिया गया है। भाई दूरी क्या है, दूरी सदिश है, ये सदिश है, समय तो सदिश है ही है, दूरी अदिश है, तो दूरी अदिश राशि है और ये भी अदिश है, तो दोनों अदिश हैं। इसलिए जो चाल है, जो हमारी चाल है किसी भी वस्तु की, वो आपकी अदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है, केवल इसमें परिमाण देखा जाता है। लेकिन यदि इधर आ जाए तो जो वेग होता है, अब वेग में निकालती विस्थापन जो है वो सदिश है, दिशा परिमाण दोनों पर निर्भर करता है, जबकि ये नहीं करता है, ये सदिश है। लेकिन इसकी वजह से ये पूरा वेग जो है वो आपका सदिश हो जाता है। तो वेग सदिश राशि है, सदिश मतलब ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये अदिश का मतलब ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो इसमें अंतर हो गया। अब इसकी यदि परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, चाल की परिभाषा देखिए क्या बनेगी। डिफाइन करेंगे तो इनकी परिभाषाएं भी आ जाएंगी। अब परिभाषा में यदि पूछा जाता है कि चाल और इसकी परिभाषा बताइए, तो नीचे देखिए परिभाषा सूत्र दिया गया है, तो उसी परिभाषा बन जाती है। बटे में समय है तो एकांक लगा लीजिए, हिंदी वाले, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें आ जाए तो वेग क्या होता है, तो एकांक बटे में, यहाँ पे भी टाइम है, एकांक समय में, बस थोड़ा सा बढ़ा दो, किसी निश्चित, क्योंकि दिशा पे निर्भर है, निश्चित दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें यदि हम इसी को दूसरे फार्मूलों से लिखना चाहें तो S इज टू डिस्टेंस ds/t, ये इसको ऐसे लिख दें। यहाँ पे अब इसको वेग को लिख लेंगे, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इक्वल टू विस्थापन है, तो इनिशियल यानी फाइनल चाल v जब उसका t था, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक इसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल को u से लिखते हैं और t यहाँ पे 0 रहता है, अपॉन t। तो इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स में आ जाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएशन के रूप में भी लिखा जाता है, v इक्वल टू dB/dt, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन में, ds/dt। तो जब ये हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये उसमें काम आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपने इसमें समझ ली होगी। कहीं पे कोई डाउट बचता है तो उसको एक बार फिर से पुनः उसी को रिवाइज करिएगा, वीडियो को बैक करके देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यदि हम वेग या गति, वेग में परिवर्तन कर दें तो क्या होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण, इसको स्मॉल ए से लिखते हैं। और एक इसी का विरोधाभास, इसको मंदन कहते हैं। मंदन को रिटार्डेशन कहा जाता है, रिटार्डेशन। इसको हम -a से लिखते हैं क्योंकि त्वरण का निगेटिव पार्ट होता है। परिभाषाएं इनकी पहले बता दे रहे हैं इसमें, उसके बाद बताते हैं इसकी बाकी जो बहुत महीन बातें हैं, जो बारीकियां हैं।
तो इसमें त्वरण की जो परिभाषा होती है, तो ये तो सिंपल है, त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वो b अपॉन टी यानी वेग अपॉन समय होता है। तो इसी से परिभाषा बन जाती है आपकी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा इसी बना देते हैं क्योंकि वेग है, समय के साथ ये चेंज हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को त्वरण कहते हैं तथा इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब इसमें मंदन को देखें तो ये भी वेग परिवर्तन की दर है, लेकिन ये निगेटिव त्वरण है। जैसे गाड़ी को जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं, एक्सीलरेटर खींचते हैं, एक्सीलरेटर जिसको एक्सीलरेटर कहते हैं वही साइंस में एक्सेलरेशन है। तो जब इसको एक्सीलरेटर लेते हैं गाड़ी का तो स्पीड बढ़ती है, और जब ब्रेक मारते हैं तो घटती है। तो ब्रेक ही यहाँ पे जो है मंदन है। तो मंदन मतलब ये रिटार्डेशन है। परिभाषा इसलिए दोनों की सेम रहेगी, बस वैल्यू यदि यहाँ पे ये लिख लीजिए, यदि त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। बस मात्रक भी सेम है, दोनों के मात्रक समान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं कि त्वरण इक्वल टू, इसमें वेग में परिवर्तन देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल वेग v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बटे t। एक तो इसका ये तरीका है त्वरण लिखने का, वो तो सेम वही चीज़ है। जहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे v क्या है, v जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग, और जो u है, u आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक वेग है, वो अंतिम वेग है। t समय में काउंट किया गया है। अब इसी को एक्सीलरेटर को हम यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो b t टाइम पे कितना है फाइनल वाला, और यही b हमारा जीरो समय पे कितना था यानी प्रारंभिक वाला, इनिशियल वाला, अपॉन t। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका त्वरण का ही सूत्र प्राप्त होता है। ऐसे उसका आ जाएगा, सेम ही है, बस निगेटिव रहता है। और उसमें इसी को डिफरेंशिएशन से भी हम निकल सकते हैं त्वरण को। तो त्वरण हमारा वेग परिवर्तन की दर है, तो दैट मीन्स dB अपॉन dt। ये इसको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के रूप में भी हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये इसके इतने सूत्र होते हैं, इसे आप याद रखेंगे, इसी से हम न्यूमेरिकल्स भी लगाते हैं। आज हमने न्यूमेरिकल की बात नहीं की क्योंकि आज सारा इसका बेसिक चीज़ जो है वो हमने बताया। अब एक टॉपिक थोड़ा सा और समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और इसके बाद में फिर आज इसको वहीं पे रोकते भी हैं। अब एक टॉपिक फिर कंपेयरिंग वाला ही है, उसकी भी कंपेयरिंग स्टडी है। ये है आपका एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल या वेग, और दूसरी है असमान चाल। अब चाल कह लीजिए या इसको वेग कह लीजिए, दोनों हो सकती हैं। इंग्लिश इसकी जो है ये एक समान है, तो ये यूनिफॉर्म इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति, चाल वेग हटा लीजिए, गति के लिए एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन और अनयूनिफॉर्म मोशन। ठीक। अब एक समान गति क्या होती है, तो कोई भी चाल या गति यदि वो समान समय में समान दूरी तय करे, कोई
वस्तु कोई वस्तु समान समय में यदि समान दूरी तय करे तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। इसमें देखिए जो थोड़ा ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे ये दूरियां हैं, ये समान दूरी हमने ले रखी है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, फिर यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, और यहाँ से आने में मान लीजिए 1 घंटा लगा, तो यहाँ से आने में भी एक ही लगना चाहिए, यहाँ पे भी एक ही लगना चाहिए। तो ऐसी चाल को एक समान कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय न करे, बल्कि दूरी का मान अलग अलग हो तो उसे असमान गति कहते हैं। अब जैसे वही चीज़ है, ये इसमें बराबर दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10-20 मान लो ये हमने किलोमीटर में लिख रखी है, और ये 30। अब यहाँ 10 किलोमीटर जाने में इसको लगते हैं 2 घंटे, और 10 से 20 यहाँ पर इसको लग जाते हैं 5 घंटे। तो ये स्पीड इसकी बहुत स्लो हो गई। फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगता है, स्पीड फिर बढ़ गई, कहीं घट रही कहीं बढ़ रही है, तो ऐसी असमान गति कहलाती है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, वो जरा सा नोट कर लें। जो असमान गति होती है और जो समान गति में जो त्वरण होता है, त्वरण का मान वो 0 के इक्वल होता है। मतलब इसमें त्वरण 0 रहता है, वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जबकि असमान गति में त्वरण का मान जो है वो 0 नहीं होता है, मगर इसमें एक चीज़ ऐसी है, जैसे घड़ी की गति। अब घड़ी की गति में त्वरण 0 नहीं रहता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो जाता है। और वो चीज़ आपको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में इसी के आगे फिर पुनः बताएंगे। आज बच्चों इसको यहीं पे रोकते हैं। अगले टॉपिक में, ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके साथ में ही हमने बहुत सारी इसकी बेसिक जो जानकारी है वो भी आपको दे दी है। अगले पार्ट 2 जब आएगा, पार्ट 2 में आपको इसके आगे का चीज़ हम डिटेल से बताएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको सब इस चैनल पे न्यू ब्राइट पे ही 1 बाय 1 हर टॉपिक, किसी भी टॉपिक को हम बगैर मिस किए सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ऑनलाइन भी सेवा आपके लिए उपलब्ध है। धन्यवाद।